दोस्तों, आज अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। गणित के अंदर जो गणित का आधार है वो उसके अंक होते हैं और अंकों की संख्या 10 है। आप सभी को पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 अंक गणित का आधार है। तो अंकों की संख्या, अंक कितने हैं? 10। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? दशमलव पद्धति। इसी वजह से इसको दशमलव पद्धति भी कहा जाता है। ये 10 अंक होते हैं। संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो क्रम है बोलने का या लिखने का, उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। जैसे अपन देखते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं। इकाई अपन देखते हैं किस तरह से। तो मैं थोड़ा सा समझाने की वजह से आपको इस साइड से लूंगा। वैसे अपन हमेशा किधर से गिनते हैं? पीछे से। हमेशा किधर से गिनते हैं? पीछे से। तो अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वजह से इस साइड से लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये भारतीय पद्धति के अनुसार, भारतीय पद्धति के अनुसार गिनेंगे तो इस तरीके से होगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस तरीके से गिना जाता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये क्या होगा? मिलियन। क्या होगा? मिलियन। मिलियन कब होता है? 10 लाख पर। 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। बिलियन, बिलियन कब होगा? देखिए, ये 10 लाख, इसके बाद क्या होता है? करोड़, फिर इसके बाद 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब। तो बिलियन कब होगा? अरब पर। 1 अरब पर क्या बोलते हैं अपन? बिलियन। 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। ट्रिलियन। तो ट्रिलियन कब होगा? अरब, अरब, बिलियन, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो ये कब होगा? 10 खरब पे। तो बड़ा सिंपल सा आपको याद होना चाहिए कि 10 लाख मिलियन बोलेंगे, 1 अरब को बिलियन बोलेंगे और 10 खरब को ट्रिलियन बोलेंगे। तो इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहां तक तो आप सबको पता है। इसके बाद 3 जीरो लगा दीजिए। अगर 3 जीरो लगाओगे तो क्या बन जाएगा? मिलियन। फिर उसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, फिर क्या बन जाएगा? बिलियन। फिर उसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? ट्रिलियन। जैसे आसानी से आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं संख्या के बारे में। अंकों से मिलकर संख्या बनती है और जितनी भी संख्या होती है वो संयुक्त संख्या होती है। संयुक्त संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होगी? अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए, वर्गमूल में अगर माइनस आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या। तो -1 को अपन ने आयोटा लिखा, -1 को, तो -1 को आयोटा लिखते हैं और इसको क्या लिख देंगे अपन? x आयोटा। तो ये काल्पनिक नंबर है। अगर अंडर रूट में माइनस आता है तो एक काल्पनिक नंबर है और इसके अलावा जितने भी शेष नंबर हैं वो सब क्या होंगे? वास्तविक नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर। तो रियल नंबर को किससे डिनोट करेंगे अपन? आर से।
वास्तविक रियल नंबर को दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q का मान 0 नहीं हो सकता। 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर किसी भी संख्या, अगर Q का मान अगर आपने 0 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? P बटा 0, और ये क्या बना देगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को गणित में परिभाषित नहीं मानते। तो ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सके क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। दशमलव संख्या या भिन्न संख्या भी इसको बोल सकते हैं। दशमलव पूर्णांक संख्या, इसको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। धन पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं अपन? पूर्ण संख्या। और धन पूर्णांक संख्या को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, प्राकृत संख्या और शून्य। प्राकृत संख्या और शून्य। संयुक्त संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलके संयुक्त संख्या होगी। तो इसे C से अपन नोट करते हैं और क्या लिखते हैं? A प्लस आयोटा B। आपने संख्या रेखा देखा होगा इस तरीके से, 0, इधर +1, +2, +3 और इधर प्लस अनंत तक, इधर -1, -2, -3 और माइनस अनंत तक इस तरह से जाता है। ये संख्या रेखा इस तरह से, ये इधर +1, +2 और इधर -1, -2। तो ये वाली जो लाइन है ये बताती है वास्तविक संख्या को, ये बताती है वास्तविक संख्या को। और ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये बताती है काल्पनिक संख्या को। तो ये काल्पनिक और वास्तविक संख्या का निरूपण करने का तरीका है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याओं को हटाने के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी की जितनी भी संख्या है सब क्या है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है? अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए तो काल्पनिक संख्या है। बड़ा सिंपल है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपन जनरली जानते हैं P बटा Q के रूप में, लेकिन इससे ही अपन नहीं पहचानेंगे, और भी चीजें हैं। अगर किसी का वर्गमूल में वर्ग पूरा निकलता हो, या आप कह सकते हैं वर्गमूल, पूर्णतः वर्गमूल निकलता हो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन अपन इससे ही नहीं पहचानेंगे इसको, कुछ और भी चीजें हैं उस पर भी ध्यान देंगे। एक तो वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो, जो क्या बनाए? पूर्ण वर्ग। क्या बनाए? पूर्ण वर्ग। जैसे √16। √16 का क्या आंसर आएगा? 4। ये क्या है? परिमेय संख्या। और शांत दशमलव, शांत दशमलव भी क्या है? शांत दशमलव भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या है। जैसे 5/2। 5/2 क्या होगा? 2.5, यानी दशमलव के बाद ये भाग देना रुक गया, इसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव। इसके बाद निश्चित आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति के दशमलव, निश्चित आवृत्ति
दशमलव। क्या होगी निश्चित आवृत्ति दशमलव? जैसे 0.3333, 0.3333, ये क्या होगा? ये एक परिमेय संख्या है। अगर फिक्स रिपीटेशन आपको मिलता है कहीं पे, यहाँ 3 है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो जहां फिक्स नंबर बार बार रिपीट करे ऐसी संख्या जो होगी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। इसको हम क्या लिख सकते? 1/3। अब इसमें आप भाग लगाइए, 0.3333 बार जाएगा। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनका पूर्णतः वर्गमूल ना निकले अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे √17, √17 का वर्गमूल नहीं ले सकते। दूसरा आप किसको बोलोगे? इसके एग्जाम्पल पाई और ई, पाई और ई। और निश्चित आवृत्ति की दशमलव संख्या तो यहां ली जाती है परिमेय में, और अनिश्चित आवृत्ति की जो दशमलव संख्या होगी, अनिश्चित आवृत्ति की जो दशमलव संख्या होगी वो किसमें लेंगे हम? वो किसमें लेंगे? अपरिमेय संख्याओं के में लेंगे। जैसे मान लीजिए 0.123462189 कुछ इस तरीके से आ रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो जो नॉन रिपीटेड होगी वो अपरिमेय में, और जो रिपीटेड होगी वो परिमेय में। पूर्णांक संख्या ये 0 1 2 3 4 5 क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होती है कहां से कहां तक होती है? माइनस अनंत से लेकर 0 और प्लस अनंत तक। माइनस अनंत से लेकर 0 प्लस अनंत तक, ये इस तरीके से, ये 0 से 1 2 -1 -2 -3 माइनस अनंत तक, और 0 से इधर प्लस में +1 +2 +3 प्लस अनंत तक। तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, धन और ऋण। तो इधर वाला जो है ये क्या कहलाएगा? ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और इधर वाला धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। और 0 को गैर ऋण या गैर धन पूर्णांक कहते हैं। गैर ऋण और गैर धन पूर्णांक कहते हैं। फिर भी इसको अपन पॉजिटिव की कैटेगरी में ले लेते हैं। और वैसे तो ना तो ये ऋण में आता है ना ये धन में आता है। धन पूर्णांक के अंदर कहां से आ जाएगा? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ऋण पूर्णांक में कहां से आएगा? माइनस अनंत से लेकर -1 से लेकर माइनस अनंत तक। प्राकृत संख्या क्या होगी? नेचुरल नंबर को कहां से लेते हैं अपन? 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो अपन लेते हैं वो प्राकृत संख्या होती है। और 0 से जो लेते हैं, 0 1 2 3 4 और इस तरीके से अनंत तक, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। शून्य आपको पता है, भाज्य अभाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 15, 16, 25। अब 15 में 3 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है। 16 के अंदर 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है। तो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। 25 के अंदर 5 का भी जाता है, 25 का भी जाता है। तो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से अगर विभाजित होती है तो भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या के लिए आप 1 को ना लें, ठीक है। 15 में 1 का भाग जाता है, 16 में भी 1 का भाग जाता है, 25 में भी 1 का भाग जाता है। एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। तो इस आधार पर हम इसको बांट ही नहीं सकते, तो इसको हम आधार भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं के अलावा
स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित ना हो तो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे दो में दो का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी का नहीं जाता। एक का जाता है लेकिन एक को हम नहीं गिनेंगे, उसको आधार नहीं बनाएंगे। 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19, इस तरह से ये जो संख्याएं हैं इनमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 1 से लेकर जो 100 तक संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक संख्याएं हैं, उनमें कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? और 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? ये सब आप निकालें। ये सब आप निकालें। ऐसी संख्या ढूंढें जिनमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। सम और विषम संख्या। सम संख्या क्या होगा? सम संख्या क्या होगा? सम संख्या की कई परिभाषा अपन बना सकते हैं। पहली परिभाषा आप ये बना सकते हो कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। वे जो 2 से विभाजित क्या कहलाएगी? सम संख्या। दूसरी परिभाषा क्या बना सकते हैं? 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे, रिमाइंडर 0 आए, तो 2 से विभाजित करने पर शेष जो बचता है वो कितना आए? 0। शेष क्या है? 0। विषम संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर वो शेषफल 1 आए। विषम संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित करने पर जो शेषफल है वो 0 के बराबर ना आए, या जो शेषफल है वो 1 आए। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। 0 या तो 0 नहीं आएगा या 1 आएगा। जो भी आपका ऑप्शन हो उसके हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोई भी संख्या है, कोई संख्या n, अगर उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बनेगा? सम संख्या। कोई भी संख्या n है, अब या n का आप कुछ भी मान रखे, 1 2 3 4 5 एनी नंबर, अगर आप कुछ भी मान रखते हैं सम n का, तो क्या बनेगा? वो सम संख्या। अगर n को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सदैव सम संख्या बनेगी। इसी तरह से 2n + 1 और 2n - 1 ये सदैव क्या बनाती है? विषम संख्या। ये सदैव क्या बनाती है? विषम संख्या। जैसे 5 ले लीजिए, 5 एक विषम संख्या है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्या बन गया? सम संख्या। इसी तरीके से यहाँ 5 को रखिए तो क्या होगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन गया? 11। इसी तरीके से तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 और 1 हटा दीजिए, कितना हो गया? 9। तो 11 और 9 दोनों क्या है? विषम संख्या। परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण नंबर, परिपूर्ण संख्या, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योग भी स्वयं वो संख्या आ जाए। अर्थात ऐसी संख्या जिसके आप गुणनखंड बनाए और उन गुणनखंडों को अगर जोड़ें तो स्वयं वो खुद संख्या आ जाए, तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। जैसे 6 का गुणनखंड क्या होता है? 1 × 2 × 3, इसका गुणनखंड ये है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1 + 2 + 3, कितना बन गया ये? कितना बन गया ये? 6। तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। संख्याओं के गुण, जैसे कोई सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ी जाए तो बनने वाली संख्या क्या होगी? सम संख्या। नई संख्या जो बनेगी वो सम संख्या होगी। इसी तरीके से कोई सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ी जाए तो क्या बनेगा? विषम।
सम संख्या को सम संख्या से गुणा किया जाए तो क्या बनेगा, सम संख्या। सम संख्या को विषम संख्या से गुणा किया जाए तब भी क्या बनेगा, सम संख्या। अर्थात सम संख्या को किसी भी संख्या से आप गुणा कर देंगे तब भी क्या बनेगा, सम संख्या। यानी किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगी, सम संख्या। अब विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, विषम संख्या। सम संख्या की घात सम या विषम कुछ भी हो, हमेशा क्या बनेगी संख्या, सम संख्या ही बनेगी। विषम संख्या की घात सम या विषम सम या विषम कुछ भी हो, हमेशा क्या बनेगा, विषम बनेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग समीशन n सिग्मा n। क्या मतलब होता है इसका कि 1 2 3 4 इसको n तक संख्या इसको जोड़ें तो उसका जो वैल्यू बनेगा क्या बनेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके 10 तक। तो जो लास्ट है वो किसका रोल प्ले करेगा, n का। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 1, 10 प्लस 1, 10, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 10 इंटू 11/2, इससे कट गया 5 बार, वैल्यू कितना आ गया, 55। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 55। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना होगा, सिग्मा n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या होगा, सिग्मा n क्यूब। n क्यूब से क्या मतलब होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसी तरीके से n लास्ट संख्या इसका क्यूब तक, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर।